नमस्कार, जय हिंद। जो युद्ध 13 जून 2025 को शुरू हुआ, वो आज 22 जून को सुबह एक नए मोड़ पर आ गया है। आपको ध्यान होगा कि इजराइल ने 13 जून को बहुत जबरदस्त अटैक ईरान पर किया था। इजराइल ने अपने विमानों से, अपनी मिसाइल से ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को साफ कर दिया गया था। उन्होंने उस दिन उनके 7 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए थे और उन्होंने जो 6 न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, उनको अटैक करके डिस्ट्रॉय तो नहीं पर काफी नुकसान पहुंचाया था। और ये वॉर अगले 9 दिन तक चलता रहा। कुछ ही दिनों के अंदर ईरान की जो एयर डिफेंस की काबिलियत है उसको खत्म कर दिया गया, उसके हवाई जहाज खत्म कर दिए गए, उनके न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद किया गया, सक्सेसिवली उनके मिलिट्री कमांडर्स को एक एक करके मारा गया। कुल मिला के अभी तक 34 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंपॉर्टेंट लोग ईरान के अंदर मारे जा चुके हैं। ईरान क्रिपल हो चुका है, लेकिन अयातुल्ला खुमानी है जो अड़े हुए हैं कि हम मरने को तैयार है लेकिन सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इतना विध्वंस क्यों, इतनी लड़ाई क्यों, और इजराइल ने ऐसा अटैक क्यों किया? दो गुट बने हुए हैं। कुछ कहते हैं ईरान के खिलाफ नहीं करना चाहिए, ये इंसानियत को मार रहे हैं, इजराइल और यूएसए मिलकर के ये ठीक नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो यही ईरान है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसके प्रॉक्सीज ने, हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। 1250 मारे गए, 250 उन्होंने एब्डक्ट कर लिए। आज भी वो जो लोग उठाकर लेकर गए थे उनको वापस नहीं किया। आज भी 34 के आसपास हमास के पास में है। और फिर लेबनान के अंदर हिजबुल्ला, यमन के अंदर हूती, ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं जो टेररिज्म पूरे मिडिल ईस्ट में फैला रहे हैं। यमन है जो अपनी मर्जी से जब देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर शिप्स के ऊपर अटैक कर देता है। पहले भी इन्होंने यूएस के शिप्स पर अटैक किया, यूके के शिप पर अटैक किया और इस इलाके को डिस्टर्ब रखा। तो ले दे करके कहना यह कि टेररिज्म का एक बहुत बड़ा गढ़ ईरान बन गया है, जो किसी जमाने में बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन हुआ करता था आज से 3000 साल पहले। आज वो टेररिज्म का और इस्लामियत का एक बहुत बड़ा नासूर है, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत लोग होंगे जो मेरे खिलाफ बोलना चाहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज की तारीख में अगर मैं देखता हूँ ईरान की तरफ से मुझे 2 बहुत क्लियर खतरे नजर आते हैं। पहला, टेररिज्म, कि अगर टेररिज्म क्यों करता भाई, आपने इतने प्रॉक्सीज क्यों पाल रखे हैं? और अगर चारों तरफ टेररिज्म और प्रॉक्सीज के जरिए अगर आप शांति बहाल करना चाहते हो तो वो तो नहीं हो सकता। टेररिस्ट उग्रवाद क्या करेगा? मारकाटी तो करेगा ना। उसने यही सब किया है। और दूसरी बड़ी चीज है न्यूक्लियर वेपन। ईरान की जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरतीब है, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट उनके चल रहे हैं और वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, एटम बॉम्ब बनाने के बहुत नजदीक है। कहते हैं उसने 83.7% एनरिचमेंट हासिल कर लिया है और कोई भी देश जो 90% यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है वो एटम बॉम्ब बना सकता है। और अगर वो काबिलियत आ जाती है तो आप देखिए विश्व के अंदर 2 किस्म के एटम बॉम्ब तैयार होंगे। टेररिज्म नाम का एक एटम बॉम्ब जो ह्यूमन एटम बॉम्ब है, और दूसरा एक्चुअल एटम बॉम्ब जो ईरान इस चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। आपको ध्यान होगा 2015 के अंदर ईरान ने अमेरिका के साथ मिलकर के, यूएईए के साथ में मिलकर के एक डील पर साइन किया था, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर प्लान। और इस प्लान के मुताबिक उन्होंने कहा था जी हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, सिर्फ एनरिचमेंट अपनी पीसफुल एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो सबने एक्सेप्ट कर लिया। 2018 के अंदर यूएस ने देखा कि ये सब बात ठीक से नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस डील से अपने आप को बाहर निकाल दिया और उसके बाद से लेकर के अभी तक ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगा हुआ है। और अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है तो टेररिज्म और न्यूक्लियर बॉम्ब ये मिलकर के ईरान विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो जैसा मैं समझता हूँ कि यही दोनों चीजें हैं जो शांति बहाल भी कर सकते हैं। आप उग्रवाद हटा दीजिए, देखिए कितनी जल्दी शांति आ जाएगी। आज चाहे भारत में हो, पाकिस्तानी का क्या कर रहे हैं, यही सी टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने जो अटैक किया, पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक किया, 9 को बर्बाद किया और अभी भी बहुत सारे वहां पे जिंदा है। इन सब गुर्गों को मारने की जरूरत है।
क्योंकि ये आज के राक्षस है, कलयुगी राक्षस है ये। अगर शांति चाहते तो अच्छे काम करते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो बहरहाल मैं आपको इजराइल और ईरान की तरफ ले चलता हूं। आज 22 जून का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जहां ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म वेला की बात करते हैं, वो इस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आज सुबह अमेरिका ने रात को 1 बजे ईरान का जो सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है फोर्डो में, वहां पे B-2 बॉम्बर्स, 6 B-2 बॉम्बर्स भेजे और उनके जरिए उन्होंने जो बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब्स हैं, जो 60 मीटर 80 मीटर जमीन के नीचे जा करके ब्लास्ट करते हैं, और 30 ऐसे बॉम्ब उन्होंने फोर्डो में गिराए। और ध्यान रहे कि फोर्डो का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तकरीबन 80 मीटर जमीन के नीचे है, और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो अभी बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लेट अस सी कैसे होता है। अभी वो वहां से रेडिएशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या निकलना शुरू हो गए हैं, इसकी अभी तक खबर आना बाकी है। लेकिन जैसा IAEA के डायरेक्टर है रफील ग्रोसी साहब, उन्होंने बोला कि एनरिचमेंट का प्रोसेस है तो शायद रेडिएशन ना निकले तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, इसके ठीक 1 घंटे बाद में 2:45 पर आज सुबह मध्य रात्रि को जो US की सबमरीन ने ईरान के जो 2 और बड़े न्यूक्लियर साइट्स हैं, नातांज और इस्फहान, उनके ऊपर 30 टॉमहॉक मिसाइल से अटैक किया है। 30 टॉमहॉक मिसाइल्स। वंस अगेन ईरान का एयर डिफेंस, ईरान का एयरफोर्स वैसे ही ध्वस्त है। इसके B-2 बॉम्बर्स ने जाकर के फोर्डो को नुकसान पहुंचाया और टॉमहॉक मिसाइल्स ने नातांज और इस्फहान को डिस्ट्रॉय किया। ऐसी खबर अभी आ रही है, बात चल रही है। अब देखने वाली बात यह कि क्या ये हालात विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रूस ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस किया तो हम बीच में आएंगे। चीन ने अपनी तरफ से वार्निंग दे दी थी, और अली खमेनी ने तो अपनी तरफ से वार्निंग दे ही रखी है कि हम मरने मारने को तैयार है, सरेंडर नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए, ईरानियन पॉपुलेशन, ईरानियन सिविलाइजेशन, हम मर जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अब जबकि परसों तक इजराइल ईरान पर हावी था, कल ईरान ने हाइफा के अंदर न्यूक्लियर का जो डिमोना पावर प्लांट है उसके ऊपर अटैक किया अपनी मिसाइल से, तो लग रहा था कि इजराइल के पास अपनी ताकत खत्म हो रही है। उसके पास जो आयरन डोम है या दूसरी डिफेंस की प्रणालियां हैं वो कमजोर पड़ रही हैं, उसके पास इंटरसेप्टर्स कम पड़ रहे हैं, और शायद उसके पास बम वर्षक भी कम पड़े, क्योंकि अगर अमेरिका सप्लाई नहीं करता तो इजराइल अकेला नहीं लड़ सकता। जब ये बात कल चल रही थी और ईरान ने हाइफा और तेल अवीव में मिसाइल डाले इजराइल के अंदर, तो हालात बहुत मुश्किल हो गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया अब ईरान की बारी है, इजराइल भुगतेगा। और इसके ठीक 1 दिन बाद में फिर पासा पलट गया कि ईरान के ऊपर आज अर्ली मॉर्निंग ये जो अटैक हुआ। देखने वाली बात ये है कि क्या ये एस्केलेट करेगा। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बोला है कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग अटेंड करेंगे और उसके बाद फिर देश को संबोधित करेंगे। अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन्स ने उसको प्रेज किया है, डेमोक्रेट्स उसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि ट्रंप एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन वो दूसरा स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। इन सब होने के बावजूद भी जो नेशनल पॉलिसी है वो बड़ी कंसिस्टेंट है कि टेररिज्म और न्यूक्लियर वेपनाइजेशन के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। और अभी से थोड़ी देर बाद में 7:30 बजे के आसपास वो पूरे देश को संबोधित करेंगे, तो उनके विचार शायद और खुल करके सामने आए। उन्होंने सिर्फ ये पॉइंट रखा है कि मैंने इन न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करके अभी पीस प्रोसेस का रास्ता खोल दिया है कि अब ये डिस्ट्रॉय हो गया तो कम से कम एटम बॉम्ब नहीं बना सकता ईरान, अभी आइए शांति की बात करते हैं। लेकिन क्या ईरान चुप बैठेगा ऐसे हालात में, जबकि उसकी पिटाई हो रही है, वो मरने की कगार पर आ गया, लेकिन सरेंडर या शांति नहीं चाहता है। उनके फॉरेन मिनिस्टर अरगची साहब ने कल ही तुर्की के अंदर जो यूरोपियन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यूरोपियन यूनियन के साथ में शांति वार्ता की बातचीत हो रही थी, जहाँ तुर्की ने मध्यस्थता की बात की थी, वहां उन्होंने बोला कि हम लोग शांति वार्ता करने को तैयार हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को
रोकने को तैयार है, 2015 के प्रोग्राम के मुताबिक रोकने को तैयार है, लेकिन पहले हम पर बमबारी बंद की जाए, इजराइल बमबारी बंद करे। वो होने वाला नहीं था और उसको 24 घंटे भी नहीं हुए, आज सुबह ये अमेरिका ने अटैक कर दिया। तो इस हालात के अंदर जो सवाल उठते हैं, इराक कितने जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करेगा ये मैं मानता हूँ, क्योंकि उसके पास मिसाइल्स हैं और यूएस के बहुत सारे बेसिस मिडिल ईस्ट के अंदर आसपास हैं जिनको वो अटैक कर सकता है, चाहे इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, यूएई हो, और इनके दोस्तों के पास जो हथियार है उनके साथ इस्तेमाल कर सकता है। क्या वो इस्तेमाल करेगा? जो मुझे लगता है वो करेगा। दूसरा, जो जितने मुस्लिम देश हैं, 19 देश थे जिन्होंने ईरान के सपोर्ट में वक्तव्य दिया था, इजराइल के खिलाफ वक्तव्य दिया और बोला कि जी हम इसके खिलाफ हैं कि इजराइल ईरान पर अटैक करे, लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आया। अमेरिका से क्यों पंगा कोई लेगा? क्यों मुसीबत मोल लेगा कि भाई आपका इजराइल का और ईरान का युद्ध चल रहा है, सऊदी अरेबिया क्यों उतर के बीच में आए? क्यों वो अपना नुकसान भुगते? इकोनॉमी को तो नुकसान होगा ना, तो क्यों अपना नुकसान भुगते? तो कोई भी मुस्लिम राष्ट्र बीच में नहीं आया है। क्या अब कोई बीच में आएगा? ये देखने वाली बात है। तीसरा, रूस और चीन ने धमकी दे रखी है, वार्निंग दे रखी है, क्या वो अभी बीच में आएंगे या डिप्लोमेसी, बातचीत, इनके जरिए मामला रफा दफा हो जाएगा और ईरान विनाश की ओर अग्रसर रहेगा, विनाश की ओर बढ़ेगा? ईरान के ऊपर क्या लीबिया वाला मॉडल लागू होगा? ये भी देखने वाली बात है। आने वाले समय में हम गौर करेंगे इस बात पर कि क्या प्रोग्रेस होती है, लेकिन जो मेरा एनालिसिस कहता है कि ईरान वापस रिटेलिएट करेगा, अमेरिका रुकेगा नहीं। हालांकि अमेरिका ने बोला था कि 2 वीक तक मैं सोचूंगा, ट्रंप ने बोला था फिर कोई एक्शन लूंगा, लेकिन 2 ही दिन के अंदर उन्होंने इतना बड़ा अटैक कर दिया। ये बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक है जो इन्होंने किया है, बहुत ही ब्रेव एक्शन है या बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन है, क्योंकि इसके खिलाफ रूस और चाइना खुल करके सामने आ सकते हैं और ये रीजनल वॉर से ऑलरेडी महायुद्ध की तरफ तो जा चुका है और ये पूरा विश्व युद्ध बन जाए और एटम बम का इस्तेमाल हो जाए, इसके अंदर सिर्फ रूस और चीन की एंट्री और एटम बम का इस्तेमाल, इतनी ही गैप की जरूरत है। आशा है कि ये नहीं होगा। क्या होगा, कैसे होगा, आने वाले वक्त में हम देखेंगे, वार्ता जारी रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी नए और बड़े युद्ध की एक शुरुआत है। जय हिंद।